गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फूड्स एंड न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे डाइट प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। डाइट प्लानिंग से हम क्या समझते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष की क्या पोषण की आवश्यकता है, उसे कितने पोषक तत्वों की किस मात्रा में आवश्यकता है, उसकी अवस्था को देखते हुए, उसकी ज़रूरत को देखते हुए, उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए उसके अनुसार हम प्लानिंग करते हैं, आहार आयोजन करते हैं। तो मील प्लानिंग किस आधार पे की जाती है, जो भी उसकी अवस्था में रिक्वायरमेंट है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है या हम कहें पोषण की जो आवश्यकताएं हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम उसके लिए आहार आयोजन करते हैं या मील प्लानिंग करते हैं। आसान शब्दों में हम इसे कहें तो क्योंकि हर व्यक्ति की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। बच्चों की कुछ अलग होगी। बच्चों, अगर हम एक उदाहरण लें प्रोटीन का ही, तो बच्चों में वो प्रोटीन की आवश्यकता उम्र के हिसाब से बदलेगी, उसमें परिवर्तन आएगा। और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, स्कूल जाने वाला बच्चा होगा या फिर आगे वो एडोलेसेंट होगा, फिर एडल्ट होगा यानी किशोर बने होगा, और उसके बाद फिर वयस्क अवस्था में प्रवेश करेगा। तो इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए उसकी प्रोटीन की आवश्यकता बदलेगी। तो जो खाना वो बचपन में खाता था, अगर उसी मात्रा में, उसी अनुपात में वो खाता रहेगा तो क्या होगा, उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। प्रोटीन एक उदाहरण के लिए मैं कह रही हूँ, इसके अलावा कुछ और भी पोषक तत्व हैं जिनकी कमी हो जाएगी अगर उसके आहार में उसको पूरा आयोजन करके, उसको प्रॉपर प्लानिंग करके ठीक से मेन्यू प्लान किया गया है, नहीं किया गया है तो कमी हो जाएगी। तो आहार आयोजन का हमारा प्रमुख उद्देश्य ही ये है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार, पोषण की आवश्यकता के अनुसार उसको आहार देना, आहार सुझावित करना, जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार की पोषण की कमी ना हो, किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी ना हो, और किसी भी पोषण से संबंधित जो बीमारी है उससे वो ग्रस्त ना हो। तो इसी विषय के अंतर्गत डाइट प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स एक एक करके आज एक ब्रीफिंग लेक्चर है, जिसमें कि इन टोटल जो मेन्यू प्लानिंग है उसको लेके हम अलग अलग एज ग्रुप में हम बात करेंगे। तो ये फूड्स एंड न्यूट्रिशन में बीए सेकेंड ईयर में भी लागू होता है, एमए में भी लागू होता है, बीएससी में भी लागू होता है, जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन का पेपर है। किसी यूनिवर्सिटी में वो फर्स्ट ईयर में है, किसी यूनिवर्सिटी में वो सेकेंड ईयर में है, और साथ ही साथ एमए होम साइंस, एमएससी होम साइंस में भी न्यूट्रिशन का पेपर है। और ये एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको हर न्यूट्रिशन के स्टूडेंट को आना और समझना चाहिए, क्योंकि इनको अपना के ही आगे वो पूरी प्लानिंग करता है। तो आज इसी पे केंद्रित रखते हैं अपनी चर्चा और आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या हमें करना है जब भी हम आयोजन करेंगे, डाइट प्लानिंग करेंगे। अब जैसे डाइट प्लानिंग हम करेंगे, अलग अलग अवस्थाओं में होती है। कुछ होती है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, उसमें दो तरीके, यानी व्यक्ति के शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहा है उसके आधार पे उसकी पोषण की आवश्यकताएं भी बदलेंगी। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उसकी उन बढ़ती हुई या परिवर्तित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आहार आयोजन किया जाए। दो प्रमुख अवस्थाएं हम देखें, एक प्रेगनेंसी, एक लैक्टेशन। प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था, लैक्टेशन यानी कि धात्रीवस्था। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों में ही कैलोरीज, ऊर्जा की, प्रोटीन की, विटामिन्स की, कई विटामिन्स की मात्रा में परिवर्तन होता है। प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें आहार आयोजन करते हुए ध्यान रखना पड़ता है कि उसको अधिक उत्तम प्रोटीन युक्त भोज्य स्रोतों को इन दोनों अवस्थाओं में सम्मिलित किया जाए, प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेशन में भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि, और इसमें हमें ऐसे प्रोटीन भी ये है, कुछ कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, कुछ इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं। ये जब मैंने आपसे प्रोटीन की क्लास ली थी उसमें ये सभी चीज़ें डिस्कस की थी। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश ये करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जो कंप्लीट प्रोटीन है, पूर्ण प्रोटीन है, उनको आहार में सम्मिलित करना है, जिससे कि जो गर्भवती स्त्री है या धात्री स्त्री है, धात्री यानी कि दूध पिलाने माता जो दूध पिला रही है बच्चे को, उनका आहार अपने आप में संपूर्ण हो जाए और
जो टिश्यू निर्माण टिश्यू प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन है, यानी कि दूध का निर्माण है, या गर्भावस्था के लिए जो ज़रूरी ऊतकों का निर्माण है, जो शरीर के तंत्र को सुदृढ़ होने की आवश्यकता है, उसके लिए प्रोटीन, कैल्शियम ये पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। तो इसके लिए एक अलग डाइट प्लान रहेगा। तो अगर हम तुलना करें एक साधारण अवस्था वाली महिला की और एक गर्भवती महिला की, तो दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में परिवर्तन होगा, चेंज होगा। जहाँ एक तरफ हम साधारण अवस्था वाली एक महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यकता 50 ग्राम प्रतिदिन होगी, वहीं एक गर्भवती स्त्री के लिए कितनी होगी, ये रिक्वायरमेंट हो जाएगी करीब 15 to 25 ग्राम्स बढ़ जाती है ये रिक्वायरमेंट, तो 15 ग्राम बढ़ जाएगी। डिपेंड करता है अलग अलग स्टेजेस पे और अलग अलग व्यक्ति पे, तो 15 ग्राम तो एवरेज बढ़ती है। तो कितनी हो गई, 65 ग्राम, 65 ग्राम हो गई उसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, वैसे भी हम आजकल रिसर्च के हिसाब से 1 से 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के हिसाब से प्रोटीन एक व्यक्ति को लिया जाना चाहिए, ये उसके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक तो अवस्था क्या हो गई, गर्भावस्था। हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गर्भावस्था में आहार आयोजन करना चाहिए। दूसरा हम पढ़ेंगे किस प्रकार से धात्रीवस्था में आहार आयोजन किया जाएगा। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन 101% आता है एग्जाम में। तीसरी अवस्था हम पढ़ेंगे चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में डाइट प्लान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे में बहुत तीव्र गति से विकास होता है। तो एक इसको अगर हम बांटें तो एक प्री स्कूल और स्कूल गोइंग दो तरीके के बच्चे हो जाएंगे। प्री स्कूल यानी कि जो स्कूल नहीं जाते, जो पूर्व शालेय अवस्था वाले बालक हैं वो हो गए, और दूसरे ऐसे बच्चे हो गए जो स्कूल जाते हैं, तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो गए जो कि स्कूल जा रहे हैं। दोनों ही अवस्थाओं में हमें बच्चे के न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ पूर्व शालेय बच्चा है वो ज़्यादा खा नहीं पाता है एक बार में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा पूरे दिन में, और उत्तम प्रोटीन देना पड़ेगा, अधिक कैल्शियम युक्त आहार देना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका ग्रोइंग फेज़ है, ग्रोथ का फेज़ है। उसके बाद हाँ, एक तो पूर्वशाली हो गया, प्री स्कूल चाइल्ड के न्यूट्रिशन को हम पर देखेंगे, और साथ ही साथ दूसरा हो गया स्कूल गोइंग। अब जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो करीब 6-7 घंटे अपने स्कूल में बिता रहा है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट मील उसका हो जाता है जो स्कूल का टिफ़िन होता है। वो भी अपने आप में इतना संपूर्ण होना चाहिए जो उसको प्रोटीन भी दे और ऊर्जा भी दे, ताकि उसको पूरे दिन वो एनर्जेटिक रहे, स्कूल के दौरान खेल में, कूद में, काम में, पढ़ाई में, सब चीज़ों में, सारी एक्टिविटीज़ में। तो अब वो उसके पूर्वशालेय बच्चे से उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें क्या जानना ज़रूरी है हर स्थिति में, कि सबसे पहले उस अवस्था में पोषण की आवश्यकता क्या है, विभिन्न पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये हो गया, जैसे चाइल्डहुड को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्री स्कूल चाइल्ड, एक स्कूल गोइंग चाइल्ड। नेक्स्ट इज डाइट प्लानिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था को किस प्रकार से देखेंगे, जब स्कूल गोइंग चाइल्ड आगे ग्रो अप कर रहा है तो अब उसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा हो रही है, प्रोटीन की विशेष रूप से, कैल्शियम की विशेष रूप से, इसके अलावा आयरन की महिलाओं में, लड़कियों में मुख्य रूप से हो जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाएगी कि इस अवस्था के दौरान हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आ रहा है, स्रावन हो रहा है, विभिन्न हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, तो ये चीज़ें भी प्रभावित करेंगी। और ये सारी, हमारा शरीर क्या है, बिल्कुल एक मशीन की तरह है कि सारी की सारी क्रियाएं रेगुलेट होती हैं, नियंत्रित होती हैं एक चीज़ से। कौन नियंत्रित करता है? हमारा ब्रेन, मस्तिष्क। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हर चीज़ पे कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है, कब कहाँ क्या है, कौन सा हार्मोन पहुँचना है, किस चीज़ को एक्टिवेट करना है, कहाँ सिक्रीशन होना है, ये सब चीज़ें हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करता है। तो सब पोषक तत्वों की आवश्यकता का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, अब विशेषकर लड़कियों में अगर होती है इस अवस्था में आयरन की कमी, तो फिर उनको आगे जाके और समस्या, हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक एक अवस्था में जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो इन सब चीज़ों को हम लेंगे। एक एक अवस्था का एक एक लेक्चर मैं अलग से प्लान करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी, उसमें समझाऊँगी।
नेक्स्ट इज डाइट प्लानिंग ड्यूरिंग एडल्टहुड। वयस्कावस्था में क्या पोषण की आवश्यकता हो जाती है, ये भी देखना पड़ेगा। वयस्कावस्था में 3 अवस्थाएं, 3 क्रियाशीलता के आधार पे फिर रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी। ऊर्जा की भी, प्रोटीन की सेम रहती है लेकिन ऊर्जा की रिक्वायरमेंट या आवश्यकता बदल जाती है, बढ़ती जाएगी। कैसे? जो व्यक्ति कम क्रियाशील है, कम एक्टिव है, कम काम कर रहा है, कम शारीरिक श्रम कर रहा है, उसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट कम होगी, और जो उससे ज़्यादा कर रहा है उसकी ज़्यादा होगी। और जो बहुत ज़्यादा मजदूरी का काम या इस प्रकार का काम कर रहा है जिसमें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ रहा है, तो उसकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट या पूरे दिन की जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो उसकी ज़्यादा होगी। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मोर और लेस सेम ही रहेगी, एक्टिविटी का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, तो उसकी प्रोटीन की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। तो ये भी अलग से एक चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट इज डाइट प्लानिंग ड्यूरिंग ओल्ड एज। जो एडल्टहुड के बाद अगला क्या है? व्यक्ति जब बूढ़ा होने लगता है, उसकी यहाँ अगर वही नॉर्मल आपने देखा होगा कि घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके लिए आहार में परिवर्तन कुछ करके उनको भोजन दिया जाता है, क्योंकि जो सामान्य लोग भोजन कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है, जैसे कि मिर्च मसाले अधिक, गरिष्ठ भोजन या इस प्रकार की चीज़ें उन्हें नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ पाचन तंत्र थोड़ा डिटीरियोरेट होने लगता है, थोड़ा सा कहें कि पचाने की क्षमता में कमी आ जाती है। इसी प्रकार से और सब चेंजेस भी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, नर्वस सिस्टम में चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट आरडीए की भी, प्रोटीन की भी, कार्बोहाइड्रेट की भी, फैट की भी रिक्वायरमेंट में परिवर्तन आ जाता है। तो उसको भी देखेंगे कि किस प्रकार से सही एक्टिविटी या क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है कि उनको सही डाइट दिया जाए, उसके लिए प्लानिंग अलग से करेंगे। तीसरी चीज़ हो जाती है कि विभिन्न कंडीशंस होती हैं जिनमें कि न्यूट्रिशन या डाइट प्लानिंग, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, इसीलिए डाइट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। कई कंडीशंस हैं जैसे कि फीवर, ज्वर, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़, बहुत ऐसी कई चीज़ें हैं। कई हार्ट प्रॉब्लम के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, या फिर एक्यूट फीवर के लिए, या फिर पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, या सर्जरी के बाद कैसा डाइट प्लान हो। हॉस्पिटल्स में विशेष रूप से डाइटिशियंस होती हैं जो कि डाइट एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती हैं, मैनेजमेंट का काम देखती हैं, डाइट मैनेजमेंट का काम देखती हैं। तो ये कंडीशंस, इसको हम कहेंगे थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, यानी कि उपचारात्मक पोषण, यानी रोगों के उपचार में रोगी की सहायता करने के लिए हम किस प्रकार से आहार में परिवर्तन करें, उसी को हम कहेंगे उपचारात्मक पोषण या थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन। तो ये जितनी भी कंडीशंस दिख रही हैं इनमें अलग अलग हम डाइट प्लान भी करेंगे, और इसमें भी क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट परिवर्तन आएगा। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्वर में बहुत बढ़ जाएगी, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट ज्वर की स्थिति में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, करीब 50% वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जैसे शरीर का तापक्रम बढ़ता है तो वैसे ही शरीर में ऊतकों की टूट फूट होने लगती है, और जब टूट फूट होने लगेगी तो शरीर का जो मरम्मत, रिपेयर वाला सिस्टम है उसको एक्टिवेट होना पड़ेगा, उसके लिए फिर एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आहार आयोजन करते हैं। अलग अलग प्रकार की डाइट्स होती हैं जो थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत रिकमेंड की जाती हैं, सुझावित की जाती हैं, जैसे कि ब्लैंड डाइट होती है, सौम्य आहार बोलते हैं जिसे, लिक्विड डाइट होती है, तरल आहार बोलते हैं जिसे। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी रोगी की स्थिति क्या है, उसको देखते हुए उसको आहार का प्रकार और उसके जो पोषक तत्व हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उसके हिसाब से आहार चिकित्सा के माध्यम से उसको डाइट प्लान किया जाता है। अब जब एक एक अवस्था में हम प्लानिंग करेंगे, जितनी भी अवस्थाएं हमने अभी डिस्कस की उसमें किन लाइंस पे हमें अपना काम करना है, किन लाइंस पे हमें डाइट प्लान बनाना है, तो नंबर 1 पे आ जाता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या आरडीए, यानी जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम कहीं भी किसी भी स्थिति के लिए डाइट प्लान करना होगा तो उसमें नंबर 1 आ जाता है कि उस व्यक्ति की उस अवस्था में रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, या रिकमेंडेड डेली अलाउंस कह सकते हो आप। हर रोज़ की उसकी पोषक तत्व की मांग कितनी है, प्रोटीन कितना चाहिए डेली,
कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, विटामिन्स कितने चाहिए, खनिज कितने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स को सबसे पहले हम एनलिस्ट करते हैं, लिखते हैं, ताकि इसको देखते हुए इसके आधार पे फिर आगे हमें मेन्यू प्लान बनाने में मदद हो। दूसरा काम क्या किया जाएगा, इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस, यानी कि जो मुख्य बिंदु या विशेषताएं हैं जो उस अवस्था की विशेष हैं। जैसे कि किसी डायबिटीज़ के रोगी के लिए आहार आयोजन करना है, तो अब डायबिटीज़ में क्या क्या विशेष बातें होती हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है शरीर में, जिसकी वजह से हमें ये देखना पड़ेगा कि किस पोषक तत्व को ज़्यादा दिया जाना है, क्या कम किया जाना है, उसके आधार पे उसका आहार आयोजन किया जाएगा। तो वो सेकंड कंसिडरेशन हो जाएगी, जिसमें प्रमुख बिंदु उनके देखे जाएंगे, जिसके आधार पे आहार आयोजन किया जाएगा। देन थर्डली इज मेन्यू प्लान एंड फूड एक्सचेंज लिस्ट। मेन्यू प्लान कैसे बनता है, जब हमने RDA भी लिख लिया, हमने ये भी देख लिया पोषक तत्वों में क्या परिवर्तन होता है, उसके आधार पे अब पूरे दिन में उसको अलग अलग समय पे क्या डाइट दी जानी है, क्या आहार दिया जाना है, अलग अलग समय पे क्या नाश्ता, लंच, शाम का स्नैक, रात का भोजन या इन बिटवीन स्नैक्स, ये सब चीज़ें दिए जाएंगी। तो इसे कहेंगे मेन्यू प्लान। और फूड एक्सचेंज लिस्ट के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यानी कि हर भोज्य समूह में से किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे, अलग अलग भोज्य समूह के हर सर्विंग को इंक्लूड करना पड़ता है, वो फूड एक्सचेंज लिस्ट के हिसाब से पूरे दिन में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती है। ये वो आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। एंड लास्टली मार्केट ऑर्डर, यानी कि जो 2 डिशेस आपको कुक करनी है, बनानी है, उनका मार्केट ऑर्डर दिया जाता है और यहाँ पे एक सर्विंग के हिसाब से हम आइडियली प्लान करते हैं। तो जैसे कि अगर आपने लिखा स्प्राउट चना चाट, तो उसका मार्केट ऑर्डर में आप क्या देंगे, उसको एक व्यक्ति के लिए उसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, उसकी मात्रा आप स्पष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये लाइन ऑफ एक्शन रहेगी जब भी हम डाइट प्लानिंग करेंगे। अगली क्लास में एक एक करके हम इन अवस्थाओं को समझेंगे। धन्यवाद।